नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप अधिक से अधिक मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना खूब प्यार दें, क्योंकि मैं बेबाक बात करता हूं, सटीक विश्लेषण करता हूं। और मैं ये अपने बारे में खुद सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मुझे आप सब लोग कहते हैं कि आपका विश्लेषण मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं किसी को भी लपेटे में ले लेता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हाँ, जो चर्चा में होता है, जो मुद्दे में होता है, जो खबर होती है, उसका ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड विश्लेषण होता है। जैसे मैंने कई लोगों को कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी नीतियां, क्योंकि वो 360 डिग्री बदल गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी राजनीति की जो टोटल बदलने वाली थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज दिल्ली में विधानसभा में सीएजी की एक रिपोर्ट पेश हो गई है, 13 अभी बाकी हैं। अरविंद केजरीवाल क्या इसके आधार पर जेल जाएंगे? जी हाँ, इसी पर बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल फिर जेल जाएंगे। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा। मैं बता दूं, ये सिर्फ समय की बात है। ये कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मसला नहीं है, ये कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बीच का मसला है। अरविंद केजरीवाल बहुत कोशिश करेंगे अपने बड़े बड़े वकीलों के थ्रू, जिन्हें वो करोड़ों रुपए की फीस देते हैं, कई करोड़ रुपए। वो सामान्य फीस नहीं है अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों की। और अभिषेक मनु सिंघवी किसी का केस लेने से पहले ही एडवांस रखवा लेते हैं, पेशी पर तब तक नहीं जाते जब तक अकाउंट में उनके पैसे ना आ जाएं। तो अभिषेक मनु सिंघवी आइडियोलॉजिकल समर्थक हो सकते हैं, पर जहां तक प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, अभिषेक मनु सिंघवी लॉयर के मामले में खाटे प्रोफेशनल है। और अभिषेक मनु सिंघवी की अब करोड़ों की फीस तो दिल्ली सरकार भरती थी, अब ये करोड़ों की फीस क्या पंजाब सरकार बनेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी इसे रोकने की कोशिश करेगी? एक नहीं, कई बातें हैं जिससे अरविंद केजरीवाल मुसीबत में पड़ेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? निसंदेह वो जेल जाएंगे। ये समय की बात है कि कब उनको कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किस आधार पर जेल करती है। आप भूलिए मत, सीएजी वही रिपोर्ट है जिसमें 2019 जो 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, जिसके बारे में सीएजी की एक रिपोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए थे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल उन्हीं 370 पन्नों की सीएजी की रिपोर्ट को बताकर बोला करते थे कि इसके आधार पर तो मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी शीला दीक्षित के खिलाफ, पर ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल इतने साल सत्ता में रह लिए, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। वैसे आप ये जानना चाहेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है? ये सीएजी क्या है? सीएजी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आप अपने घर में होते हैं ना, तो आप जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आप जो कमाई करते हैं, आप जो खर्चा करते हैं, आप जो लोन लेते हैं, आप जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, उसका हिसाब करके कौन देता है? वो आपका ऑडिटर देता है। ऐसे ही सरकार जब कोई काम करती है तो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक, वो ये जांच करता है कि सरकार ने जो काम किए हैं वो नियम और नीति के अनुसार किए हैं या नहीं किए हैं, और क्या इन कारणों से सरकारी खजाने को किसी तरह का घाटा लगा है। देखिए, इसी सीएजी रिपोर्ट ने कई लोगों की सत्ता गवाई। राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले के जो आरोप लगे थे, उसमें सीएजी का रिपोर्ट ही एक बड़ा हथियार बना था। आप भूलिए मत, डी राजा जो टेलीकॉम मंत्री थे, वो जेल क्यों गए? इसी सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि 2G स्पेक्ट्रम में जो घोटाला हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उस आधार पे जो घोटाला हुआ है और जो ऑक्शन नहीं हुए 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के, उसके आधार पर भारतीय एक्सचेकर को यानी भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है। ये उस वक्त का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैंडल बना था। हालांकि बाद में डी राजा छूट गए, उसके क्या कारण है क्या नहीं, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला ऐसा नहीं है। डी राजा क्यों छूटे, उसके कई सारे रीजंस हैं। डी राजा जब सरकार के अंदर थे तो सीबीआई मनमोहन सिंह के पास था, और तब भी डीएमके जो है यूपीए 2 की सहयोगी बनी हुई थी। और ऐसे में सीबीआई ने क्या रिपोर्ट की, क्या नहीं की, इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं, कई तरह की बातें करी जा सकती है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाई है। सीएजी की रिपोर्ट ले लेकर वो घुमा करते थे शीला दीक्षित के खिलाफ। वो
कहते थे कि ऐसे लोगों को जेल में डाल दो, वो तो यहां तक कहते थे कि नेशनल हेराल्ड का घोटाला खुल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, बस सोनिया गांधी को एक बार जेल में डाल दो। तो अब यही पार्टियां घेर के अरविंद केजरीवाल को इन तमाम सीएजी रिपोर्ट के आधार पर जेल में डालने की भरपूर कोशिश करेंगी। अब सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है? सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर होता है कि सीएजी की जो फाइंडिंग्स होती है उसके हिसाब से विधानसभा या मुख्यमंत्री अपनी रिकमेंडेशंस देता है और भ्रष्टाचार का एक केस उस सरकार पर, उस सरकार के अधिकारियों पर और उस सरकार के मंत्रियों पर फाइल होता है। आपको पता है शराब घोटाले के मामले में, एक्साइज नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई भी अरेस्ट कर चुकी है और अरविंद केजरीवाल को ईडी भी अरेस्ट कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कई सारी बंदिशें लगा दी थी। कोर्ट ने यह कहने से तो इनकार कर दिया था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल जाने के बाद इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो एक अलग मसला है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं बुलाएंगे। तो इस बार भी अरविंद केजरीवाल जीत जाते। याद कीजिए मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत भी जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनको एक ऑर्डर करेक्शन के लिए कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल क्या आप जेल जाएंगे? सीएजी की रिपोर्ट के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आपको पता है डी राजा जेल गए सीएजी की रिपोर्ट के बाद और कई सारी और ऐसी भ्रष्टाचार के मामलों में रिपोर्ट आई जिसमें बड़े बड़े नेताओं को अपने पद छोड़ने पड़े। हवाला स्कैंडल में तो लालकृष्ण आडवाणी और मदन लाल खुराना जब फंसे थे तब जो है आपको याद होगा लालकृष्ण आडवाणी ने भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माफ कीजिएगा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था और मदन लाल खुराना ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। लेकिन अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति के अंदर एक बिरले उदाहरण हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के बाद और लंबे समय में जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सीएजी की रिपोर्ट काफी वक्त से पेंडिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं के अंदर साफ साफ ये बात कही थी कि हम सीएजी की इन रिपोर्ट को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर पेश करेंगे और विधानसभा के अंदर इन तमाम चीज़ों को पेश किया गया। इन तमाम रिपोर्ट को एक के बाद एक पेश किया जाएगा। आज शराब घोटाला वाला मामला है और इसमें सीएजी ने बताया है कि एक्सचेकर को यानी दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्या प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल इस मामले में आरोपी हैं? अगर आरोपी नहीं होते या उनके ऊपर किसी तरह का सबूत नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल जो है वो इतने दिन जेल के चक्कर नहीं काटते, पहले दिन ही उन्हें बेल मिल जाती। उन्होंने ये केस भी फाइल किया था कि ये जो एफआईआर करी गई है, जो केस फाइल किया गया है उनके ऊपर ईडी की तरफ से, ये आधारहीन है, लेकिन वो केस क्रैप नहीं हुआ। उनको जो लिबर्टी मिली वो इतनी ही मिली कि वो बेल पर बाहर आ जाए, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री पद पे बने रहते तो शायद कोई काम नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। ये सीएजी की रिपोर्ट 2017-18 से पेंडिंग है, यानी अरविंद केजरीवाल जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब से ये रिपोर्ट पेंडिंग है। शराब घोटाला कब हुआ, शराब घोटाले की प्लानिंग कब हुई? ये प्लानिंग उस वक्त हुई जब दिल्ली कोविड से जूझ रहा था। और शीश महल कब बना? जब दिल्ली कोविड से जूझ रहा था। इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाई कोर्ट गए थे। वो चाहते थे कि हाई कोर्ट सीएजी की रिपोर्ट पेश करे, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार को पता था कि अगर वो सीएजी की रिपोर्ट को पेश करती, देखिए कितना बड़ा अंतर है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल अंधा आंदोलन में कहा करते थे कि वो इन तमाम नेताओं को जो भ्रष्टाचार के आरोप सीएजी ने इन पर लगाए हैं इनको जेल के अंदर डालो, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अपने घोटालों के बारे में या अपने कारनामों के बारे में जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो उसको विधानसभा में पेश ही नहीं करते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बारे में और आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पीकर को रिपोर्ट दे दी, पेश नहीं किया, आखिरी दिनों तक पेश नहीं किया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद पेश नहीं किया। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा था? खुद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, जो भी स्पीकर हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते थे, वो अदालत गए थे। आज उस केस को याद करते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लेते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा सीएजी की रिपोर्ट ने क्या क्या कहा है। साथियों, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है,
वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया 39 पैरा 39 it would be supervised of the constitutional mandate to withhold these reports from the legislature for an inordinately long period after the same have been forwarded by the CAG to the concerned government। मैं इसका अनुवादित पक्ष पढ़ रहा हूं। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरा, इट इज क्वाइट एविडेंट 41 पैरा हाई कोर्ट के फैसले का, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ दीज सीएजी रिपोर्ट्स वर केप्ट पेंडिंग with the respondent number 1 Delhi government, respondent number 2 chief minister for an inordinately long period of time। यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश सीएजी रिपोर्ट प्रतिवादी दिल्ली सरकार और प्रतिवादी मुख्यमंत्री के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। पैरा 43 it is also evident that the concerned respondent, Government of NCT, was remiss in forwarding the concerned CAG reports to the LG as mandated under Article 151(2) of the Constitution of India. Even after this aspect was staunchly agitated by filing writ petition bearing number WP 15341/2024। कोर्ट ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। मैं आपको बताऊंगा कि सीएजी की इस रिपोर्ट में क्या क्या है, लेकिन आप बताइए कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कॉमनवेल्थ घोटाले में जो आरोप लगे थे उसके आधार पर शीला दीक्षित को जेल में चाहते थे। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो पवन बंसल से लेके सुरेश कलमाड़ी से लेके लालू यादव से लेके, जिनके साथ वो आज अलायंस में हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, उससे लेके डीएमके के नेताओं से लेके हर कोई एक ऐसा आदमी जिसके साथ वो इंडिया गठबंधन में खड़े हैं, उसके साथ उसके खिलाफ उन्होंने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए थे। आज मैं याद करता हूं और अरविंद केजरीवाल को तस्वीरों में इंडिया गठबंधन के साथ देखता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे पता है अरविंद की आगे की राह बेहद मुश्किल है, कानूनी अड़चनें उनके साथ है, सीएजी की रिपोर्ट उनके साथ है, और इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा जिन कार्रवाई की संस्तुति करेगी। अभी तो एक ही मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, 14 रिपोर्ट है और 14 रिपोर्ट के आधार पर 14 अलग अलग मामले बनेंगे। हो सकता है 14 से ज्यादा हो। ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगी? और अरविंद केजरीवाल की जो इकलौती कमाई इमेज थी वो क्या थी? वो एक लड़ाका है, वो एक कट्टर ईमानदार हैं। इसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं ईमानदार हूं या नहीं मुझे वोट देकर दिल्ली की जनता बता दे। अगर वो कहेगी मैं ईमानदार हूं, मैं शराब घोटाले का अभियुक्त नहीं हूं, तो मुझे दिल्ली की जनता चुनाव जिताएगी। लेकिन लोकसभा में भी और विधानसभा में भी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को साफ साफ नकार दिया। अब इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है मैं आपको एक एक पॉइंट के आधार पर बताता हूं। आम आदमी पार्टी की नई शराब नीति से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है। गलत फैसलों की वजह से दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ है। जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ की छूट दी गई। अब आप सोचिए, जब दिल्ली में लोग कोविड से त्रस्त थे, मतलब सेकेंड वेव में, तो आपने देखा दिल्ली का क्या हाल हुआ था।
लगभग हर कॉलोनी में मतलब लाशों की लाइन लग गई थी। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के अंदर रहता हूँ, लेकिन मैं और मेरी पत्नी हम दोनों कोविड से संक्रमित हो चुके थे। बुरी हालत थी हमारी, बुरी हालत। अस्पताल में बेड नहीं थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, थोड़ा मतलब आश्चर्य लगता है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे वो नेता जो बेहद संवेदनशील होने का बात कहते थे, उन्होंने कोविड के दौरान कोई और काम नहीं किया। उनको क्या बनाना था? उनको शराब नीति बनानी थी, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ये नीति बनाई गई और इस नीति को वापस भी लिया गया। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से 27 करोड़ का नुकसान। तो 144 करोड़ एक और 27 करोड़ एक। कुछ खुदरा विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म होने तक लाइसेंस का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें समय से पहले सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारियों को होलसेल्स का लाइसेंस दिया गया। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक तरह के लोगों का फायदा हुआ। इसमें होलसेल मार्जिन 5% से बढ़कर 12% हुआ। जो 5% का मार्जिन होता था वो 12% हो गया। शराब जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं की। तो ये कई सारी पॉइंट्स हैं जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की लूप होल को बताती है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार का केस चल सकता है। इस मामले पर तो अरविंद केजरीवाल जेल भी हो चुके हैं। जेल और बेल काफी लंबे समय तक खेल चुके हैं। आपको पता है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों पर हवाला ट्रांजैक्शन के भी आरोप लगे थे कि उन्होंने हवाला से आए हुए पैसों का इस्तेमाल किया। इस बात के डिटेल भी कोर्ट के अंदर दिए गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले से जितना पाया, आम आदमी पार्टी कहती है ना कि हमारे घर में तो एक पैसा नहीं मिला, हमारे घर में एक चीज नहीं मिली, ना संजय सिंह के घर पे मिला, ना मनीष सिसोदिया के घर पे मिला, ना अरविंद केजरीवाल के घर पे मिला, ना सत्येंद्र जैन के घर पे मिला। लेकिन दस्तावेजी सबूत इस बात के हैं, क्योंकि अगर हवाला ट्रांजैक्शन होता है तो उसके भी सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसी जुटा सकती है। उसी सबूत के आधार पर मुझे पता नहीं कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट अरविंद केजरीवाल को छोड़ देगी या कोर्ट अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सजा देगी, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को घेरा जाएगा। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार 2 तरीके से हो रहा था, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बोतल के हिसाब से आता था। तो और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। कितनी शराब बेची जा रही थी उससे 28% कम की रिपोर्टिंग हो रही थी और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा था। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी।
अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ सामने दिक्कत क्या है? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति का वादा करते हुए आए थे वो राजनीति थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो राजनीति थी साफ और शुद्ध राजनीति, वो राजनीति थी जिसमें वो राजनीति में परंपरागत जो बुराइयां चली आ रही है उससे राजनीति का खात्मा करेंगे। वो राजनीति थी स्वराज की, वो राजनीति थी मोहल्ला सभाओं की, वो राजनीति थी आम आदमी पार्टी से राय लेकर चुनाव लड़ने की, वो नीति थी आम आदमी से राय लेकर, आम लोगों से राय लेकर, अपने वोटरों से राय लेकर सरकार की पॉलिसी बनाने की। लेकिन किताबों में तो ये बात अच्छी लगती है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही सत्ता में आए इन तमाम चीज़ों को वो भूल गए, वो अपने हिसाब से मनमाने फैसले करने लगे, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरह की चीज़ें करने लगे। और सबसे पहला जो आरोप उन पर लगा वो शराब घोटाले का लगा, और शराब घोटाले का ये आरोप अपने आप में बेहद खतरनाक था अरविंद केजरीवाल की इमेज के लिए। अरविंद केजरीवाल राजनीति में इसलिए चल गए क्योंकि वो कट्टर ईमानदार थे। लगता था कोई हम लोगों में से निकल कर आया है, लगता था कोई आम आदमी निकल कर राजनीति को बदलने में आया है। लेकिन राजनीति बदलते बदलते अरविंद केजरीवाल खुद बदल गए। अरविंद केजरीवाल ने न केवल लोगों का विश्वास तोड़ा बल्कि कुछ ऐसे लोगों का दिल जो अरविंद केजरीवाल को देखते देखते राजनीति के अंदर आए थे। अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें तो उनके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल को ये भी लगता है कि हाँ, उन्हें पता है कि उनके सामने कानूनी चैलेंजेस क्या क्या हैं। उनको ये भी पता है कि आने वाले समय में उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है और किस तरह के हिसाब से अपनी परिस्थितियों का परिवर्तन करना है या राजनीति को देखना है। लेकिन चुनौतियाँ उनके सामने कम नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि आने वाले समय का संकट उनके सामने क्या है? मेरे हिसाब से जितना मैं उनको जानता या समझता हूं, मैं इस बात को जानता और समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस संकट को निसंदेह समझते होंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के पास चारा क्या है? अरविंद केजरीवाल के पास कोर्ट के चक्कर लगाने के सिवा ज़्यादा चारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जमा पूंजी उनके कट्टर ईमानदार की छवि थी, जो अब क्या कट्टर बेईमान में बदल गई, ये बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन अब कम से कम आम जनता को लग गया है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार तो नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल उन बाकी राजनेताओं की तरीके से हैं जो राजनीति इस ढंग से करते हैं, जो राजनीति इस ढंग से बताते हैं, लेकिन जब राजनीति के जो समुद्र है या राजनीति का जो तालाब है उसके अंदर कूदते हैं तो वो बाकी चीज़ों की तरह गंदे हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी इमेज ये होगी कि अपनी छवि को परिवर्तित करना, लेकिन एक के बाद एक भ्रष्टाचार के केसेस अभी उन पर चलते रहे तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का आगे का फ्यूचर क्या होगा? आम आदमी पार्टी निसंदेह इन चुनौतियों को समझती है। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर सीएजी की ये तमाम रिपोर्ट टेबल हो जाती हैं तो कोई ना कोई कोर्ट के अंदर जरूर जाएगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मांग करेगा। शायद कोर्ट इन तथ्यों को देखते हुए, सीएजी के तथ्यों को देखते हुए किसी न किसी तरह की जाँच के आदेश दे। लेकिन आतिशी मरलेना की सरकार ने, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा में इन तमाम रिपोर्ट को पेश ही नहीं किया। उन्होंने पहला ये बहाना बनाया कि कोविड का समय था, उसके बाद उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमारे पास समय बेहद कम था, हमने स्पीकर को दे दी, शेड्यूल उनको करना था, लेकिन उन्होंने शेड्यूल नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी इन चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह समझती तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी पता है कि वो ज़्यादा कुछ इस मामले में नहीं कर सकती। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप का डिफेंस करना है। आज आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मसले पर, सीएजी की रिपोर्ट पर और आने वाली रिपोर्ट पर बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो 14 अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगी सीएजी की, जिसमें हर में अनियमितता या भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल पे आगे के समय केसेस जरूर होंगे। वो फिर अदालती चक्कर के अंदर फंसते जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या है? मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा भविष्य है। अरविंद केजरीवाल क्या जेल में रहेंगे या जेल से बाहर रहेंगे, इसका भी फैसला अदालत करेंगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेंगी। लेकिन एक के बाद एक कई मामले जब एक इंसान पर शुरू हो जाते हैं तो जब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं
वो बड़ा मुश्किल काम होता है बॉस, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल इन चुनौतियों को समझते होंगे। आदमी जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो एक के बाद एक गलतियां करता है। उसको लगता है जनता उसके साथ होगी, जनता के साथ वो किसी भी तरह का खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन यही जनता जनार्दन है। ये जब अपने जनादेश को बदलती है तो उसके बाद क्या परिस्थितियां होती है। इसी देश ने इंदिरा गांधी को भी हराया है, इसी देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया है, इसी देश ने जो है अरविंद केजरीवाल को भी हराया है। कुछ लोग हैं जो अविजय हैं, अविजित हैं। ऐसे ही नेता अरविंद केजरीवाल अपने आप को मानते थे, कम से कम दिल्ली में, लेकिन इस बार उनका वो भ्रम टूटा है। ठीक है, उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब जनाधार टूटने लगता है ना, तो जनाधार आपको कहीं से कहीं तक ले जाता है। मैंने चुनाव से बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, सिर्फ ट्रैकर के आधार पर, सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से समझता हूँ। मैंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उदय देखा था, मैंने अरविंद केजरीवाल को अन्ना आंदोलन के अंदर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखा था, मैंने उनको रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करते देखा था। और तब से अरविंद केजरीवाल को देखते देखते मैं कह सकता था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल्ली के लिए एक इमेज गढ़ी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की, मैंने इस लाइन का इस्तेमाल किया है, अरविंद केजरीवाल की इमेज का वो शीशा यानी तिलिस्म वो भी टूटा है, और उन लोगों का दिल भी टूटा है जो राजनीति को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे और उनको एक बड़ा जनादेश दिया था। अरविंद केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी की टक्कर का नेता मानते हैं, लेकिन इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल क्या अपनी पार्टी बचा पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल आने समय में देश की राजनीति कर पाएंगे? क्या अपनी एक पॉलिटिकल वैल्यू बचा पाएंगे? इस पर हम सबकी निगाहें लगी होंगी। हालांकि मैं साफ कह दूं, राजनीति के अंदर ना ऑबिचुअरी किसी की नहीं लिखी जाती, कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि आपको पता है ना, मनुष्य के भाग्य का कभी कुछ पता नहीं। हमारे वेद और जो है हमारे जो उपनिषद है उनके अंदर ये लिखा गया है कि मनुष्य के भविष्य के बारे में किसी भी तरह का कोई प्रिडिक्ट जो है वो देवता भी नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। मैंने सीएजी रिपोर्ट के बारे में आपको बताया। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ता रहूँगा, बात करते रहूँगा, लेकिन हाँ, अपना प्यार और सम्मान देना मत भूलें।